नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप बागल। आई एम अ कंसल्टेंट होम्योपैथ हु इज ट्रीटिंग द केसेस ऑफ ADHD एंड ऑटिज्म। ना क्या होता है कि एक होम्योपैथ को ऑटिज्म की केसेस या जो भी कोई केस ट्रीट करनी होती है तो उसको ना बहुत सारी हिस्ट्री लगती है। तो आम आदमी को इसके बारे में कुछ पता होता नहीं है, ज़्यादातर लोगों को, कि वो होम्योपैथ क्या क्या पूछते हैं और उन्होंने क्या क्या बोलना ज़रूरी है। तो मेरा आज का सवाल ना, क्योंकि कैसे होता है ऑटिज़म और ADHD के जो बच्चे हैं ना, तो ये खुद से कुछ तो बोल नहीं सकते हैं। तो हिस्ट्री देने का काम जो रहेगा तो वो पेरेंट्स का ज़्यादातर रहेगा। मेरी सभी पेरेंट्स से गुजारिश है कि आगे आप ये वीडियो पूरा अपना ध्यान देकर ज़रूर देखना। क्योंकि कैसे होता है कि ASD स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में अलग अलग बच्चों में अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं। तो इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि एक ही टाइप का लक्षण, जैसे मलेरिया में ठंडी भर के बुखार आना, ये कॉमन लक्षण होता है। तो ऐसा हर बच्चे में आपको कॉमन लक्षण बहुत ही कम दिखाई देते हैं, तो अलग अलग होता है। ये लक्षण हम लोगों के लिए ज़रूरी होते हैं सिर्फ ये चीज़ के लिए कि जब हम दवा शुरू करते हैं तो बच्चे में क्या फ़र्क पड़ा, क्या नहीं पड़ा, क्या एक्टिविटीज़ कम हुई है, ज़्यादा हुई है। तो वो देखने के लिए हम लोगों को ये लक्षण जो है ये काम में आते हैं। दूसरी चीज़, एलोपैथी में जैसा फिक्स होता है ना, मान लो बुखार आया तो आप पैरासीटामोल का दवा दे दो या फिर आइबुप्रोफेन कॉम्बिफ्लाम का दवा दे सकते हो। वैसे होम्योपैथी में चीज़ें होती नहीं है। मान लो मैंने ऑटिज़म के अगर मैं 100 बच्चे देखा हूँ तो 100 बच्चे में से कुछ ही बच्चों में कोई दवा कॉमन आई होगी। तो हर बच्चे की अपनी दवा अलग होती है, क्योंकि हर बच्चा अपना कुछ अलग प्रेजेंटेशन देता है। हर बच्चा कुछ अपने को अलग देखना चाहता है या अलग दिखता है। हर बच्चे में कुछ ना कुछ अलग लक्षण होते हैं। आपको अगर पता होगा कि ऑटिज़म में होम्योपैथी से जब इलाज करना है तो हम लोगों को मदर की जो प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या बातें हुई थी, क्या क्या चल रहा था, तो ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब ये ज़रूरी क्यों होता है वो अब आप लोग भी समझ लीजिए। जैसे अपने महाभारत में हिंदू पुराण जो है, तो महाभारत में जो लिखा था कि अभिमन्यु की जो माँ थी सुभद्रा, तो उनको कृष्णा जी जो है, तो कृष्णा जी एक युद्ध कला जो है वो बता रहे थे। तो युद्ध कला थी कि चक्रव्यूह के अंदर एंट्री करना और वहाँ से बाहर निकलना। लेकिन हुआ ऐसे कि कृष्णा भगवान जो थे तो वो सॉरी अर्जुन जो थे तो वो सुभद्रा के पेट में थे। और सुभद्रा माता जब भी सुन रही थी तो उन्होंने कृष्णा से सिर्फ इतना सुना था कि अंदर अब चक्रव्यूह के अंदर घुसना कैसे है, और उसके बाद में उनको नींद लग गई। और जब ये सुभद्रा माता सुन रही थी तो उनके साथ में पेट के अंदर जो बच्चा था तो वो भी सुन रहा था। तो बाहर निकलना कैसे है, वो सोने की वजह से बाहर निकलना कैसे है, ये बात कृष्णा जी उनके सामने नहीं रख पाए। और इसलिए अभिमन्यु जो थे तो वो चक्रव्यूह भेद कर अंदर गए, लेकिन बाहर नहीं आ सके और उनकी मौत हो गई। तो अभी ये बात मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, तो इसके पीछे वजह ये है कि बच्चा जब माँ के पेट के अंदर होता है तो बच्चा सीखता भी है। जैसे आप आयुर्वेदा में अगर जाके देखोगे तो गर्भ संस्कार संस्कार नाम की एक चीज़ होती है। तो बच्चा जब माँ के पेट के अंदर है तो तभी से उसके ऊपर कुछ संस्कार किए जाते हैं। ये बताने का मेरा मकसद यही था कि प्रेगनेंसी हिस्ट्री जो है वो एक होम्योपैथ के लिए ज़रूरी क्यों होती है। तो ये पुरानों से चलते आ रहा है, ये कोई ऐसा मॉडर्न साइंस का जो है ये चीज़ नहीं है। आगे जो भी बातें मैं बताने वाला हूँ तो उस पर आप ज़रूर अपना ध्यान रखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, होम्योपैथी में ना ऐसी फिक्स दवाइयाँ होती नहीं है। जैसे मैंने बोला आपको कि पेशेंट को जो है कि बुखार आए तो आप ये दे दीजिए पैरासीटामोल, उस तरीके से होता नहीं है। तो वी नीड टू हैव अ डिफरेंट प्लान फॉर ईच एंड एवरी बेबी। बढ़ते हैं कि जैसे इस तरीके से कि प्रेगनेंसी में क्या होता है। हम लोग ना हमारी हिस्ट्री आपको, जब आप आपके बच्चे का इलाज करने का हमारे पास आ रहे हो तो तब ना कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। जैसे पहली चीज़ है कि शादी जब हुई थी वो बच्चे के माता और पिता की,
तो अपनी मर्जी से हुई थी, मर्जी से बाहर हुई थी, किसी एक की मर्जी थी या नहीं थी, शादी करीबी रिश्ते में थी या नहीं थी, तो ये बात आपको हमें बताना ज़रूरी रहेगा। प्रेग्नेंट जब हो रही थी माता, तो क्या तब फादर और मदर दोनों विलिंग थे कि उनकी इच्छा थी कि उनको बच्चा रखना है, या एक्सीडेंटली रह गया था, नेचुरली रह गया था और आपने कंटिन्यू कर लिया, या कोई डर था प्रेगनेंसी के पहले ये? उसके बाद में तो आता है कि प्रेगनेंसी जब रही थी तो नेचुरली रही थी, या कुछ दवा या इलाज करके, या IUI, अब जैसा ICSI, इस तरीके की जो टेक्निक है, IVF है, तो इस तरीके से टेक्निक से प्रेगनेंसी रही थी क्या? उसके बाद में कुछ हार्मोनल इंजेक्शंस वगैरह, जैसे IUI में होता है, IVF में होता है कि आपको हार्मोनल इंजेक्शन प्रेगनेंसी कंटिन्यू कराने के लिए लेने पड़ते हैं, तो क्या ऐसे इंजेक्शंस आपको लेने पड़े थे? उसके बाद में जब आप प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, मान लो किसी किसी कपल में होता है कि प्रेगनेंसी शादी के कुछ साल तक नहीं रहती है, तो घर से या रिलेटिव से प्रेशर आता है, सोशल प्रेशर होता है कि आपको बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, लोग पूछते हैं, तो क्या ऐसे प्रेशर से माँ या पिताजी ये दोनों गुजरे थे? उसके बाद में जब प्रेगनेंसी रहनी थी, तो प्रेगनेंसी के पहले ये जो बच्चा है ऑटिज़म वाला, इसके मम्मी और पापा जो पेरेंट्स हैं, तो इनके बीच में केमिस्ट्री कैसी थी, तो उनके बीच में किस तरीके का संवाद था, किस तरीके का व्यवहार था, कोई झगड़ा था, कोई कॉरल्स थे, कोई गुस्सा था, तो ये चीज़ें जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। या फिर कोई फाइनेंशियल वरीज रहेंगे, जैसे पैसे की तंगी रही हो, ये हो सकता है, या फिर रिलेटिव्स का प्रेशर, जैसे मैंने बोला, तो ये बातें आपको जब भी आप हमारे पास पहली बार इलाज के लिए आएंगे तब बोलना ज़रूरी रहेगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा एक होम्योपैथ के लिए जानना ज़रूरी होता है कि मदर जो है ऑटिस्टिक बच्चे की, तो उसका माइंड या मेंटल परिस्थिति या मानसिक स्थिति उसकी कैसी थी पूरे 9 महीना तक। तो जैसे कोई माताओं को लगता है कि उनको जो सपोर्ट मिलना चाहिए था हस्बैंड से या इन लॉज से, सास ससुर या जो वहाँ की फैमिली है, वो मिला नहीं हो। कोई कोई जगह पे ये होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा मिला हो। कोई केसेस में हम लोग ये भी देखते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार मिला हो। कोई केस में ये भी होता है कि वो जो प्रेग्नेंट मदर है, तो उसको अपने मायके की याद आती है, मायके को मिस करती है। तो क्या आपके साथ ऐसे हुआ था, ये आपको बताना है। आप जब प्रेग्नेंट रहती हो तब घर पे आपका एनवायरनमेंट कैसे था, ऑफिस या जहाँ पे आप जॉब करते हो या बिजनेस चलाते हो, वहाँ पे कोई स्ट्रेस वगैरह थे या नहीं थे? कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग किसी के बारे में सुनते हैं, जैसे वो माँ ने सुना होगा कि अपने बहन का या दूर का कोई रिश्तेदार या कोई फ्रेंड, तो उसके बच्चे को ऐसी एनामोली थी, एक हाथ नहीं था, कि या फिर वो जन्मते वक्त ही उसको NICU या कांच की पेटी में रखना पड़ा था। तो इस तरीके की अगर चीज़ें सुनी हो कोई भी ऐसी, और उस वजह से स्ट्रेस चल रहा हो प्रेगनेंसी के दरमियान, अगर आपने ऐसा महसूस किया हो, तब तो आपको ये हमें बताना बहुत ज़रूरी रहेगा। उसकी वजह से अगर आपको डर लग रहा हो कि शायद मेरे बच्चे में ऐसा तो ना हो जाए, तो ये बारे में भी आपने देखना है, बताना है हमें। या किसी ने हर्ट कर दिया हो प्रेगनेंसी के दौरान, छोटी बड़ी जो भी चीज़ है वो आपको बतानी है। क्या आपको इन लॉ से सपोर्ट मिलता था, अपने पार्टनर से सपोर्ट मिल रहा था? कोई पैसे की तब तंगी चल रही थी? जैसे मैंने बोला कि प्रेगनेंसी रहने के पहले कुछ लोग प्लान इसलिए करते हैं कि वो चाहते हैं कि हम लोग फाइनेंशियली सेटल हो जाए, उसके बाद में प्रेगनेंसी रखें। लेकिन क्या होता है कि प्रेगनेंसी एक्सीडेंटली रह जाती है नेचुरली, एंड दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, उनको उनकी तैयारी नहीं है कि अभी हमें बच्चा पैदा करना है, लेकिन रह गए तो फिर कंटिन्यू करना है क्योंकि प्रेशर है। सो ये क्या होता है, ये अपनी मर्जी के खिलाफ आप प्रेगनेंसी रखते हो। उसके बाद में प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई आपको मन को छूने वाली कोई बात मिली हो, अच्छी हो चाहे बुरी घटना हो, कोई कोई फैमिलीज़ में जैसे इन लॉज से टॉर्चर भी देखने को मिलता है, इस तरीके से होता है। अ, कुछ केसेस में ऐसे होता है कि ऑटिस्टिक ये जो बच्चा हुआ है आज का, तो इसके पापा का या माँ का वर्क ऐसे हो सकता है कि जिनको वो प्रेगनेंसी के दौरान घर छोड़ के जाना पड़े। तो क्या घर पे रहने वाला जो पार्टनर था, जो पेरेंट था दोनों में से, तो क्या वो मिस करता था या मिस करती थी उनको? प्रेगनेंसी के दौरान कोई बड़े सिटीज़ में होता है ऐसे,
अल्कोहल या स्मोकिंग ऐसा कोई एडिक्शन था, या मोबाइल आप ज़्यादा देख रहे थे, मोबाइल का क्या कंटेंट आप ज़्यादा तब देख रहे थे, स्पेशली माँ का, तो वो जानना ज़रूरी है। देहात में अगर या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास पे आप हम लोग देखते हैं, तो वहाँ पे मिश्री या तंबाकू खाने का जो है ऑटिस्टिक बच्चों की, तो उनमें ये भी पाया जाता है। तो ये चीज़ भी हमारे लिए जानना ज़रूरी होती है। कोई कोई केसेस में होता है कि पहले अगर मदर का एबॉर्शन हुआ रहेगा, या पहले कोई बच्चा एबनॉर्मल पैदा हुआ रहेगा, या कोई दिक्कत के साथ पैदा हुआ रहेगा, तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी वो ये डर लेके चलती है कि शायद मेरा भी आने वाला ये बच्चा वैसे तो नहीं पैदा होगा ना। तो क्या इसे डर के साथ आप जी रहे थे? प्रेगनेंसी के दौरान आपके और हस्बैंड के बीच में कितनी बार और किस तरीके से रिलेशन रहते थे, ये चीज़ भी जानना हमें ज़रूरी होता है। तो ये हो गया प्रेगनेंसी के दौरान मेंटल मानसिक स्थिति माँ की कैसी थी। सो हमें पिताजी की मानसिक स्थिति सिर्फ वहाँ तक जानना ज़रूरी है जब तक प्रेगनेंसी रहती है। एक बार प्रेगनेंसी रही तो उसके बाद में हमको चाहिए लक्षण माता के। तो अभी ये बातें हो गई हमारी मानसिक स्थिति को लेकर। तो अभी प्रेगनेंसी के दौरान ना कुछ चीज़ें जो होती है वो शारीरिक तल पे हम लोगों को दिखती है। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा उल्टी और मसलाहट होना, जिसकी वजह से सलाइन लगाना पड़ी हो, या फिर मसलाहट की तकलीफ ज़्यादा हुई हो। अलग अलग तरीके का कुछ लोगों को क्रेविंग होता है, खाने की इच्छाएं होती है। तो आपको वैसी क्या इच्छाएं होती थी वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। किसी किसी को पहला मतलब 9 महीने में कभी ना कभी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग ऐसा कुछ हुआ रहता है। कोई माँ को टाका डालना पड़ता है थैली का मुंह बंद करने के लिए, तो क्या आपके साथ ऐसे हुआ था? किसी को डायबिटीज़, थायराइड, इस तरीके की बीमारियां हो सकती है प्रेगनेंसी के दौरान। गर्भ के आजू बाजू में जो पानी रहता है, जिसको पॉलीएमनियस अगर ज़्यादा है तो, और कम है तो ओलिगोएमनियस ऐसे बोला जाता है। तो क्या आपकी ये बच्चे की जब प्रेगनेंसी थी, तो क्या तब आपको ये चीज़ रही थी, आपके साथ हुई थी? बच्चे की जो ग्रोथ है वो कम रहना, मान लो ये सोनोग्राफी के रिपोर्ट में आपको पता चलता है, तो क्या आपके साथ ऐसे हुआ था? किसी किसी को पैरों के ऊपर सूजन आती है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, किसी को स्किन की कोई समस्या होती है। तो ये शारीरिक समस्या है जब प्रेगनेंसी के दौरान पूरे 9 महीने में आप कभी भी देखते हो या आपके साथ होती है, तो ये जानना एक होम्योपैथ के लिए, हमारे लिए अच्छी दवा और सही दवा तक पहुंचने के लिए ज़रूरी होता है। इसके लिए क्या होता है कि हम लोग आप लोग अलग अलग तरीके का दवा का सेवन करते हैं प्रेगनेंसी में। अभी ऊपर जो मैंने बताया, तो उसमें किसी किसी को वेरिकोज वेन्स होती है, जो नसें रहती है पैरों के ऊपर, वो फूल जाती है, ब्लू कलर की दिखती है। तो क्या वो शिकायत थी? किसी को पाइल्स होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो भी शिकायत आपको हुई रहेगी, तो वो आपको हमें हिस्ट्री में बतानी है। इसके अलावा अलग अलग दवाइयाँ लगती है, जैसे उल्टी का मैंने बोला, प्रेगनेंसी का एबॉर्शन ना हो जाए उसके लिए कोई चीज़ के लिए आपको एडमिट करना पड़ा होगा प्रेगनेंसी के दौरान। यूरिन का इन्फेक्शन होता है, सर्दी खांसी होती है, निमोनिया हो सकता है। फिर से अगर जिसको हम लोग बोले कि ब्लीडिंग हो रहा था, तो उसके लिए हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरॉन जैसी दवा, ये दवा का नाम अगर आपको पता नहीं है तो आप फाइल हमें दिखा सकते हैं, जिससे हम लोग ये देख सके। किसी का खून बहुत कम है तो उनको खून की बोतल लगाना पड़ती है। किसी का अगर समय से पहले बच्चा पैदा होने की आशंका है तो डॉक्टर स्टीरॉयड का डोज देते हैं। तो ये चीज़ जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। कुछ प्रेगनेंसी में ऐसे होता है कि बच्चों की हलचल कम लगती है, कुछ में होता है, कुछ माहों में कि बच्चों की हलचल ज़्यादा लगती है। तो ये यहाँ तक हो गया कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या। इसके बाद में आता है बच्चे का जब डिलीवरी का टाइम रहता है। तो डिलीवरी नैसर्गिक हुई थी या सिजेरियन से हुई थी, ये दो चीज़ें होती है। नैसर्गिक थी तो समय पर हुई थी, समय के बाद हुई थी, मान लो पूरा 9 महीना 10 दिन लिया था या उसके पहले हुआ था, ये चीज़। दूसरी चीज़, जन्म के वक्त बच्चे का वजन कितना था, सही था, कम था या ज़्यादा था। तीसरा, बच्चा जन्म के टाइम पे इमीडिएटली रोया था या देर से रोया था। ये सारी चीज़ें फाइल में होती है अगर आपको पता नहीं है तो। तीसरा, अगर नेचुरली डिलीवरी हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी हम लोग जिसको बोलते हैं, तो क्या उसमें चिमटा वगैरह जो लगता है फोर्सेप या फिर वैक्यूम, एक मशीन से बच्चे को खींचा जाता है सर की तरफ लगा के, तो क्या ऐसे हुआ था? अगर सिजेरियन से पैदा हुआ है तो सिजेरियन का कारण क्या था?
क्या आपको सोनोग्राफी में डॉक्टर ने ऐसे बताया था कि उसके गले के आजू बाजू में नाल थी या ऐसे कुछ था, कॉर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं? क्या बच्चे ने जन्म से पहले माँ के पेट में अपनी संडास पास कर दिया था, जिसको हम लोग मेकोनियम बोलते हैं? क्या जन्म के बाद में बच्चे की शुगर कम होके उसको झटका आया था या ठंडा पड़ गया था, फिर उसको एनआईसीयू या कांच की पेटी में रखना पड़ा था? क्या उसको जॉन्डिस हुआ था? तो ये चीज़ें हमारे लिए जानना ज़रूरी होता है। बच्चे को अगर बर्थ मार्क कुछ है, जन्म से कोई लेकर है चीज़, तो वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। उसके बाद में माँ का डिलीवरी के बाद में क्या मानसिक स्थिति थी? जैसे कोई घर में होता है कि सेकंड प्रेगनेंसी अगर है और पहली लड़की है, तो दूसरी इसमें लड़का चाहिए, तो माँ का मानसिक स्थिति क्या था अगर दूसरी बार भी लड़की हुई हो जो अभी ऑटिस्टिक है? तो ये चीज़ें जानना ज़रूरी होती है। तो यहाँ तक हो गया डिलीवरी तक। तो अभी इसके बाद में होता है कि बच्चा जब जन्म ले लेता है, तो इसमें ज़रूरी होता है कि बच्चा माँ का दूध पी रहा है या ऊपर का दूध पी रहा था। ऊपर का दूध अगर पी रहा था तो माँ को दूध कम था या माँ का दूध नहीं वो पसंद करता था, ये चीज़ हमें जानना ज़रूरी है। माँ जब दूध पिलाती थी तो क्या वो बच्चे को हर समय समय पर देती थी, या जब वो रोता था तब देती थी, या रोने के बाद में अगर काम में लगी हुई तो देर से देती थी? कुछ बच्चे होते हैं जिनको कंटिन्यू पीना होता है, मतलब माँ के स्तन को वो हमेशा लगे हुए रहते हैं, वो कंटिन्यू पीते रहेंगे। तो आपके ये ऑटिस्टिक बच्चे की तब क्या आदत थी, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। कुछ बच्चे बच्चे होते हैं जिनमें उल्टी का तकलीफ ज़्यादा होता है, ये डिलीवरी के बाद में जब वो माँ के दूध पर रहते हैं, तो जब भी दूध पिएंगे तो बर्पिंग अगर किया नहीं किया तो भी वो उल्टी कर देते हैं। उसके अलावा वैक्सीनेशन की पूरी हिस्ट्री लगेगी। उसके बाद में रहता है जिसको हम लोग शी या सू, बच्चा अगर पॉटी कर दे या यूरिन पास कर दे, डायपर में बोलो या लंगोट अगर बांधा है कपड़ा उसमें कर दो, तो क्या वो वैसे ही गीले इसमें पड़ा रहेगा, इमीडिएटली वो रोता था? तो ये चीज़ हमें जानना ज़रूरी है। या फिर कोई बच्चे होते हैं जिनको 4-4 5-5 दिन तक नहीं होती है टॉयलेट, तो फिर डॉक्टर से आपने क्या कभी लैक्सेटिव का यूज़ करे थे, या कोई संडास साफ होने की दवा लेना पड़ी थी, या कोई एप्लियो सपोजिटरी डालना पड़ी थी? तो ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। अ, उसके बाद में है कि बच्चा कितने महीने का था, अगर माँ वर्किंग है तो उन्होंने कितने महीने बाद अपना ऑफिस या काम ज्वाइन किया था? बच्चा जब छोटा था, ये माँ का दूध पी रहा था, तो वो समय में क्या ऐसे होता था कि बच्चा अ, मतलब क्या बोलते हैं ना उसको, कि दिन में सोता है, रात को जागता है, या फिर रात को रोता है, दिन में सोता है? क्या इस तरीके का पैटर्न था आपके बच्चे में? तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगा बहुत। तो ये चीज़ है। उसके अलावा माइलस्टोन्स को मैं अगले वीडियो में प्रॉपरली कवर करूँगा। लेकिन माइलस्टोन में ऐसे होता है कि बच्चे का दांत निकलना, उसके बाद में क्रॉलिंग करना, घुटने के बल जैसे चलने का ट्राई करते हैं, खड़े रहना, उसके बाद में दांत आना, तो ये चीज़ें सॉरी, ये चीज़ें माइलस्टोन में आती है। तो क्या ये समय पर हुई थी या समय से लेट लेट हुई थी? कुछ ऑटिज़म के बच्चे हमने ऐसे भी देखे हैं कि जो माइलस्टोन नॉर्मल थे या बात करते थे, और कुछ पीरियड आए जैसे कोविड का है और तब स्क्रीन टाइम बढ़ा, और उसके बाद में वो ऑटिस्टिक हो गए, या बात नहीं करते, या सोशली वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो क्या आपके बच्चे में ऐसा था? मोबाइल अगर ज़्यादा देखता है या देखता था, तो उसमें किस तरीके के पैटर्न की चीज़ें देखता था, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। अभी हम ये बच्चे के बारे में बात करें, जैसे बच्चा अभी ग्रो होते जा रहा है, उसके बाद में उसकी नींद कैसी थी बच्चे की? तो नींद में आप देखिएगा कि कुछ बच्चे अकेले सोते नहीं है, कोई माँ का पल्लू पकड़ के सोना होता है, किसी को औंधे बल सोना होता है, कोई एक करवट पे सोता है, कोई पीठ के बल सोता है। तो बच्चे की पोजीशन क्या रहती है सोने की अभी, तो वो आपको बतानी है। सोते वक्त लेट सोता है या लेट उठता है, या जल्दी सो के फिर जल्दी उठेगा उसका, या रोता है, उठने के बाद में क्या वो फ्रेश रहता है या चिड़चिड़ा रहता है? नींद में लार निकलती है मुंह से या नहीं निकलती? नींद में कभी डर के मारे उठता है या डरता है सिर्फ, ये जानना ज़रूरी है।
कोई बच्चे दाँत की आवाज़ निकालते हैं रात में, तो वो जानना ज़रूरी है। तो कोई बच्चे जो है तो कोई टॉय जो रहता है तो उसको अपने वो सीने पे लगा के फिर सोएंगे, क्या आपके बच्चे को ऐसी आदत है? अगर बड़े बच्चे हैं 4 साल के ऊपर के, तो क्या वो टॉयलेट ट्रेन है, मतलब वो बिस्तर में बिछौना गीला कर देते हैं? तो ये सारी चीज़ें आपको नींद के बारे में हमें बतानी है। क्या उसका नाक खुला रहता है नींद में? या फिर वो खर्राटे लेता है, तो ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है कि उसके बाद में अगर 4 साल के ऊपर है तो क्या ब्लैडर बावेल का उसका ट्रेनिंग हुआ है? संडास पास करेगा तो किस तरीके की संडास होती है, नरम होती है, कड़क होती है, या चितड़े चितड़े में आती है? कोई बच्चों को जो होता है ना बॉल्ट, जो गोटियाँ जो रहती है छोटी छोटी, तो उस तरीके से निकलती है। कुछ बच्चों को बहुत ज़ोर लगाना पड़ता तब होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनमें 4-4 5-5 भी दिन वो संडास पास नहीं करेंगे, लेकिन वो हैप्पी रहेंगे, वो खेलते रहेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें जानना हमारे लिए ज़रूरी है। कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ खड़े होकर ही करेंगे, कुछ बच्चे होते हैं वो टॉयलेट पॉट के ऊपर खड़े होके करेंगे, कुछ बच्चे होते हैं जो बड़े हो गए हैं लेकिन डायपर में ही करेंगे। तो आपके बच्चे में किस तरीके से वो संडास या फिर पेशाब पास करता है, तो ये आपने हमें बताना ज़रूरी है। उसके बाद में बच्चे के पसीने के बारे में, जैसे मैंने नींद का बोला, तो नींद के बाद में क्या उसको पसीना आता है, तो वो भी आपने नींद में भी देखना है। तो नींद में आप देखोगे क्या सोने के बाद में आता है, इमीडिएटली सोने के बाद कुछ देर के बाद आता है, या सुबह सुबह आता है? आया तो कहाँ पे आता है, ठंडा रहता है या गर्म रहता है? उसके बाद में नॉर्मल जो पसीना है कब आता है? मतलब खेलने गया तब आएगा, तो आएगा तो कौन से हिस्से में आएगा, क्या उसको बदबू रहती है, नहीं रहती है? तो इस तरीके से आपको बताना है। एसी या फैन उसको चाहिए होता है, नहीं होता है, ये चीज़ आगे रहेगा। बच्चे की प्यास कैसी है, तो कुछ बच्चे ज़्यादा पानी पीते हैं, कुछ कम पीते हैं। कोई बच्चों को ठंडा पानी पसंद होता है, किसी को गर्म पानी पसंद होता है। तो ये चीज़ों की तरफ भी आपने ध्यान रखना है। बच्चे का मानसिकता की तरफ अगर आएंगे तो बच्चे को डर किस चीज़ से लगता है, जैसे अंधेरा हो गया, अकेले रहने से हो गया, इस तरीके का। उनका रिएक्शन बड़ी आवाज़ जैसे डीजे का बैंड का आवाज़ हुआ, उसको कैसा रहता है? आपने उसको डांट दिया तो उसको क्या रिएक्शन देगा? नई कोई चीज़ आपने करने लगाई उसको, तो उसमें क्या रिएक्शन रहेगी उसकी? तो ये चीज़ें रहती है। या आप कहीं बाहर उसको घुमाने ले गए कार पे, बाइक पे, तो क्या उसको उल्टी की शिकायत होती है या वो पसंद करता है? इस तरीके का आपको देखना है। नए लड़के लड़कियाँ उसके उम्र की या कम उम्र की, किन के साथ वो खेलता है? म्यूज़िक का उसके ऊपर क्या असर होता है, मतलब वो एंजॉय करता, डांस करता है, या पसंद नहीं है उसको? ज़्यादा बच्चों में अगर है तो किस तरीके से उसका रिएक्शन रहेगा, ये चीज़। तो यहाँ तक दोस्तों हुआ है पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में इसके बाद में जो है तो मैं सेकंड पार्ट में करता हूँ। शुक्रिया, वो भी आप देखना।